गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो आफ्टरनून नहीं, इवनिंग हो चुका है। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो आ रही है ना? यस सर। यस चलो, सर। तो आप लोगों को खुशखबरी तो मिल गया होगा। एक खुशखबरी तो कल भी चला था वैसे। कौन सा सर? अरे जेईई जीतेंगे और नीट पक्का वाला। तो अरे पहले तो वो छोटा रूप में चलता था, अब आप लोगों के लिए आईआईटी के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाए यस सर, जाएंगे। पीवाईक्यू। यस सर। ओके, तो बच्चा लोग वो क्लास को मिस मत करना, ठीक है ना। जेई वाले लोग के लिए 8 बजे से है और नीट वाले लोग के लिए 7 बजे से है, ठीक है ना। देखो चैप्टर, देखो क्या कहानी, आप मस्त चलेगा आप लोगों का। चैप्टर खत्म, आप लोग एनसीईआरटी बना लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लो और आईआईटी के क्वेश्चंस हम लोग करवा देंगे। एकदम 100% तैयारी हो गया, समझे बात को। वो चैप्टर को भी सर। लॉक करो, उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे उसको एक छोटा सा सीट पे लिख लेना, बस उस चैप्टर का कहानी खत्म। जब एग्जाम होगा लास्ट में फिर खोलना है, हो गया फिर सब सेट। और साथ में कोई हम सर, लोग जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा सर। जहाँ जहाँ जरूरत होगा मैं करवा दूंगा बेटा, चिंता मत करो, ठीक है ना। ओके, सब हो ठीक जाएगा। है सर। तो चले आगे बढ़े केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 के साथ। प्रिपेयर्ड? बड़ा सर इलेक्ट्रॉन Yes, एफिनिटी sir. का वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा ना सर, उसमें दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बेटा, करवा देंगे। क्या वो वाला वीडियो नहीं गया है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला? नो सर। अच्छा ठीक है, मैं बोल के करवा दूंगा। चलिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक टाइप ऑफ कंपाउंड होती है आयनिक कंपाउंड होती है, दूसरे टाइप ऑफ कंपाउंड जो होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ओके, बट 1923 की बात है। ओके, 1923 की बात है। देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज काजी मिराज फजान। ये हैं, ही इज द ग्रेट साइंटिस्ट काजी मिराज फजान। इन्होंने 1923 में, सारे बच्चे आ गए हैं ना, क्योंकि 5 मिनट लेक्चर आगे चल जाएगा तो बच्चों को कुछ नहीं समझ आएगा, मैं पहले से बोल देता हूँ। क्योंकि लेट ज्वाइनर्स को मैं ब्लॉक ही कर दूंगा अब, नहीं तो। ठीक है, चलो लगभग आ चुके। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, कि एक प्रकार की कंपाउंड होती है आयनिक कंपाउंड, एक प्रकार की कंपाउंड होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स। बट 1923 में एक रूल दिया गया, फजान रूल, जो काजी मिराज फजान ने दिया था। और उन्होंने बोला कि भैया ये जो 100% आयनिक मानते हो आप लोग, वो ऐसी बात नहीं होती है। आप 100% कोवेलेंट मानते हो, ऐसी बात नहीं होती। आयनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होती है। फाजान का ये बोलना था कि आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होती है। देखो, आयनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो है उसको आप बोलोगे कि वो 100% आयनिक है, तो वो बिल्कुल गलत है। उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर तो होगा ही होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, समझते हैं हम लोग। बच्चा लोग मुझे एक बात बताना, मैंने सामने में 2 आयन बना के रखे हैं। इसमें से ये जो लाल वाली आयन है, ये कौन सी आयन है, आप मुझे बता सकते हो? कैटायन। कैटायन होगी कि अनायन होगी? कैटायन। कैटायन होगी, पक्का? यस सर। यस सर। क्योंकि कैटायन की साइज छोटी होती है कंपेयर टू पेरेंट एटम, ठीक है ना। और दिस वन इज एनायन। गॉट इट। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं जिसकी साइज छोटी होती है। एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं जिसकी साइज बड़ी होती है। आप मुझे लोग बच्चों एक चीज बताना कि कैटायन अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा कि एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल पाता है? सर कैटायन। कैटायन, हाँ सर, कैटायन। है ना। कैटायन अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल पाएगा क्योंकि कैटायन की साइज जो होती है छोटी होती है। कैटायन का साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो उस इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगी उन सबको वो संभाल के रखता। बट एनायन की साइज बड़ी है तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना
अच्छे से पकड़ में नहीं आता है न्यूक्लियस से, वो इधर उधर भागती है। गॉट इट? मान लीजिए एक पल के लिए ऐसा हुआ कि जो ये कैटायन की चार्ज है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो ये न्यूक्लियस से बाहर तक भी रहेगी इसकी फील्ड, क्योंकि छोटा साइज है इसका। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, ये हो सकता है कि इस फील्ड के ओर थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो सकता है कि नहीं? ये जो बगल वाली जो कैटायन है उसके ओर थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो, ऐसा हो Yes, सकता sir. है क्या? हाँ सर, हो सकता है। हो सकता है ना? तो एक पल के लिए आप बच्चों ऐसा मानो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा सा कैटायन के तरफ घसक गया। मतलब ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं ना, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं जो थोड़ा सा इधर की ओर घसक गया है। ओके, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर की ओर घसक गया है, तो इस मॉलिक्यूल में, सॉरी इस आयन में हो सकता है कि हल्का सा, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये कलर बहुत ज्यादा लाइट है, दिख नहीं रहा। हो सकता है इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी, इस आयन में हल्का सा पॉजिटिव चार्ज इस पार्ट में डेवलप हो जाए और इस पार्ट में हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताना मुझे। Yes, sir. हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा इस ओर घसक जाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा इस ओर घसक जाएगा, तो इस साइड में हल्का सा नेगेटिव चार्ज और इस साइड में हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये जो एनायन है इसमें पोल्स डेवलप हो गई, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। तो मैं बोल सकता हूं कि एनायन पोलराइज हो गया है। पोलराइज हो गया, दूसरे शब्द में बोलूं तो एनायन का साइज बोलो या शेप बोलो, वो थोड़ा बिगड़ गया है। शेप थोड़ा बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, मुझे एक बात बताओ। इलेक्ट्रॉन जब इधर घसक जाएगा तो शेप आपको बिगड़ा हुआ दिख Yes, रहा है sir. कि नहीं? बिगड़ गया। Yes, sir. Yes, sir. शेप बिगड़ गया है। चलो मैं बिगड़ा हुआ शेप को उसी कलर का बना देता हूँ आप लोगों के लिए, जो कलर का है ये उसी कलर का। ये एनायन कुछ इस तरह बन गया मान लो, ठीक है? समझिए, इस तरह का बन गया। आप मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अब अपना मैक्सिमम समय कहां बिता रहा है? कैटायन और एनायन के बीच में बिता रहा है कि नहीं बिता रहा है? Yes, sir. बीच में बिता रहा Yes, sir. है। आप मुझे एक बात बताओ, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन रहती है तो वो किस टाइप का बॉन्ड बनता है? Wonderwall. कोवेलेंट बॉन्ड ना। जब इलेक्ट्रॉन बीच में रहती है, ए और बी के बीच हाँ में सर, yes sir. इलेक्ट्रॉन रहेगी तब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। गॉट इट? अब देखिए, ये जो कैटायन है और एनायन है, ऑब्वियस सी बात है, कैटायन और एनायन होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। कैटायन एनायन दोनों मौजूद है, बट कैटायन के मोर अट्रैक्शन के कारण एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन और एनायन के बीच में थोड़ा चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन बीच में रहती है तो हम बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिफॉर्मेशन ऑफ डैश, क्या Shape sir. किसकी डिफॉर्मेशन हुई है, कैटायन की कि एनायन की? Anion. Anion. Anion sir. एनायन की। डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन बाय या Electron. हाँ, शेप बिगाड़ा कौन है? Cation. 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 एनायन का शेप का बिगड़ना, एनायन का शेप का बिगड़ना किसके द्वारा? कैटायन के द्वारा Yes इज sir. नोन एज पोलराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन पहले दिमाग में बैठा लो कि शेप किसका बिगड़ता है, नेगेटिव वाला आयन का कि पॉजिटिव वाला आयन का? Negative. Negative ion नेगेटिव का। वाला आयन का, ठीक है ना? शेप कौन बिगाड़ता है, पॉजिटिव वाला आयन कि नेगेटिव वाला आयन? Positive. Positive. पॉजिटिव वाला आयन।
मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा शेप बिगड़ेगा उस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा कि उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा? कोवेलेंट 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 कैरेक्टर रहेगा। जितना शेप बिगड़ेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, सिंपल सी बात। गॉट इट? तो काजी मिराज फरदान ने ये बात बोला कि भैया कोई भी आयनिक कंपाउंड को आप 100% आयनिक नहीं मान सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगी। चलिए आप डिटेल्स में हम लोग चीजों को देखना शुरू करते हैं। देखो, एक कैटायन की कितनी क्षमता होती है कि वो एक सामने वाले एनायन का शेप को डिफॉर्म कर पाए। जितना ज्यादा डिफॉर्म कर पाता है, हम बोलते हैं उस कैटायन के पास उतनी अच्छी पोलराइजिंग पावर है। समझ गए बात को? पोलराइजिंग पावर मतलब, पोलराइजिंग का मतलब शेप बिगाड़ना। ओके, तो शेप कौन बिगाड़ता है? कैटायन बिगाड़ता है। कैटायन का जितना अच्छा गुण होगा सामने वाले एनायन का शेप बिगाड़ने का, उतना अच्छा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का। गॉट इट? अब देखिए, ये जो शेप बिगड़ता है, इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है ना? ये जो शेप का बिगड़ना होता है ना, इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। गॉट इट? और पोलराइजेशन किसका होता है? कैटायन की एनायन का? एनायन का। एनायन का पोलराइजेशन होता है। पोलराइजिंग पावर किसका होता है? कैटायन का। कैटायन का होता है। वेरी सिंपल। अब देखिए, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलने का मतलब, जितना ज्यादा शेप बिगड़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। चलिए अब देखते हैं कि पोलराइजेशन जो होता है, मतलब जो शेप बिगड़ता है, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सिंपल चीज है, समझने में कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? स्टूडेंट आगे बढ़े। चलो, और एक बात मैं बता देता हूँ। देखो, आज रात में आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को जितना अच्छा से पढ़ सकते हो ना, जितना आपको भगवान शक्ति दिया उतना अच्छा से पढ़ के आना और अपने एबिलिटी को चेक कर लेना। 1984 से लेके 2019 या 2020 तक जो भी क्वेश्चन मेंस में आया है या एडवांस में आया है, वो सारे मैं डिस्कस करवाऊंगा। ओके, तो आज रात बैठ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कर लो, कल मिलेंगे हम लोग। ओके, फिलहाल इसको पढ़ते हैं। स्मॉलर इज द कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, ध्यान से सुनिएगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसका शेप बिगाड़ने का क्षमता होगा। क्या ये सही बात है कि गलत बात है? मुझे ये बताना। सही बात है ना? कैटायन जितना छोटा होगा, देखो कैटायन जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी कैटायन होगी, इसका मतलब है कि इसका न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज्यादा बाहर की ओर होगा, और जितना ज्यादा बाहर की ओर होगा तो बगल वाले का इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा खींचेगा। बड़ा साइज होगा कैटायन का, मान लो बड़ा साइज है कैटायन का, तो इसका चार्ज तो अपने ही तक सीमित होगा ना, बाहर तक तो नहीं जा सकता। तो सिंपल सी बात है कि कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा उसका शेप बिगाड़ने का क्षमता रहेगा, और जितना ज्यादा शेप बिगाड़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लाएगा। चलिए अब आपकी थोड़ी सी नॉलेज चेक हो जाएगी। B2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+। चलो आप मुझे एक बात बताना कि इसमें सबसे अच्छा पोलराइजिंग पावर किस का होगा? Be2+. सर Be2+। है ना? यदि हम लोग साइज के मामले में बात करें, तो साइज के मामले में ऑब्वियस सी बात है, +2 चार्ज सबके ऊपर है तो इग्नोर मारो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है,
तो साइज यदि मैं बात करूं तो सबसे छोटा साइज किसका है? बेरिलियम का। बेरिलियम का है। तो मतलब सबसे ज्यादा साइज बिगाड़ने का क्षमता कौन रखता है? बेरिलियम। बेरिलियम। है ना? तो मैं यदि आपको कुछ एग्जांपल दूं, BeCl2, ये जो अपडेट नहीं लिया है आज मेरा सिस्टम। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ आप लोग क्लियर दिख रही है ना? यस सर। यस सर। वो थोड़ा अपडेट नहीं लिया है जो वैक्यूम, इसलिए हो रहा है ये प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोग 2 मिनट रुकोगे क्या? यस सर। 2 यस मिनट आप लोग प्लीज वेट करो, मैं रिज्वाइन करता हूँ क्योंकि इसको मुझे 2 मिनट में रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। 2 मिनट रुकना आप लोग प्लीज, ठीक है? तो अब शेयरिंग बंद है यहाँ पे, 1 सेकंड रुकना। ऑडियो वीडियो आ रही है ना क्लियर? यस यस सर। Yes, sir. 1 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग बंद है यहाँ पे, मुझे ऑन करवाना पड़ेगा। एक मिनट रुकना बच्चा लोग।
सर शेयरिंग बंद हो गया, तो चालू कीजिएगा ना। पोस्ट है। Okay students, right now everything okay? Yes, sir. Yes, sir. Everything is थोड़ा just ब्रेक हो fine. गया तो सॉरी, वो सिर्फ थोड़ा अपडेट लेने लगा था, ये तो प्रॉब्लम हो जाता बीच में। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दिया BeCl2 का, दूसरा एग्जांपल देता हूं MgCl2 का, तीसरा एग्जांपल आई एम गिविंग यू CaCl2, चौथा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं SrCl2। अब बच्चों मुझे एक बात बताना कि परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा किसमें लगेगा? Sir, BCl2. BeCl2. BeCl2 कोई दिक्कत No, sir. नहीं, क्योंकि Be2+ सबसे ज्यादा शेप बिगाड़ सकता है, साइज सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी साइज है, तो परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर का बात की जाए तो BeCl2, MgCl2, CaCl2, ठीक है ना। BeCl2 का सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि Be2+ कैटायन जो है वो सबसे ज्यादा शेप बिगाड़ सकता है Cl एनायन का। ओके, एनायन तो सब में सेम है, तो हम लोग कैटायन को चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट कहानी आते हैं। एनायन, एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा, मतलब उतना ज्यादा उसका शेप बिगड़ेगा, जितना ज्यादा शेप बिगड़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिएगा आप लोग मुझे बताइएगा F-, Cl-, Br- एंड I-, किसकी साइज आपको सबसे बड़ी लग रही है? Sir, I I minus. minus. Cl- की साइज बड़ी होगी, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, साइज डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज करती है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आपको दिया लिथियम फ्लोराइड, मैंने आपको एग्जांपल दिया लिथियम क्लोराइड, मैंने लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, मतलब मैंने कैटायन सब केस में सेम कर दिया है। अब मुझे आपको बताना है कि परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें नजर आएगा? Lithium iodide. आयोडाइड का, कि लिथियम भाई सबसे छोटा है, चलो लिथियम से हमें कोई मतलब नहीं है, कैटायन तो सब में सेम है, बट आयोडाइड एनायन जो है उसकी साइज सबसे बड़ी है, तो सबसे ज्यादा उसका शेप बिगड़ेगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें आ जाएगा। ओके, चलिए। सर अगर किसी में कैटायन एनायन वेरी करेगा तो कैसे निकालेंगे? वो कंडीशंस होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे लगाना पड़ता है वहां। ओके सर। ओके, बट फिलहाल सिंगल वाला सीख लेते हैं। ग्रेटर इज द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ग्रेटर इज पोलराइजेशन। देखो अब ये स्टेटमेंट आपको पहले वेरीफाई करनी है कि ये स्टेटमेंट सच है कि गलत। ध्यान से देखना बच्चा लोग, A+, A2+, A3+, अब मुझे बता कि किसका चार्ज सबसे ज्यादा है? A3+। प्लस अब मुझे एक बात बताना कि साइज सबसे छोटा किसकी होगी? A3+. प्लस की साइज सबसे छोटी होगी। आपको मालूम है कैटायन के मामले में साइज जिसका सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। A3+ का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा क्योंकि सर। सबसे छोटी साइज है, मतलब कैटायन, जिस कैटायन पे सबसे ज्यादा चार्ज वही सबसे ज्यादा शेप बिगाड़ सकता है। मान लो x माइनस लेते हैं, x2 माइनस लेते हैं, x3 माइनस लेते हैं। आप मुझे बताना एक बात, आप लोग यहाँ पे साइज किसका बड़ा होगा सबसे? X3 minus. X minus. हाँ, x3 माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन आया तो सबसे साइज बड़ा है x3 माइनस का। Yes. अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा शेप किसका बिगड़ेगा, x माइनस का कि x3 माइनस का? X3 minus का। x3 माइनस का, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इसी की होगी।
तो कैटायन हो या एनायन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटायन हो एनायन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा वही वाला सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लाएगा। ओके चलिए सर X3- में सर साइज सबसे उसका कैसे ज्यादा बड़ा है सर? 3- का साइज सबसे ज्यादा बड़ा कैसे बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपके घर में 4 आदमी रहता है, ठीक है ना। आपके घर में मैंने एक गेस्ट भेज दिया तो आप उस गेस्ट को एडजस्ट कर लोगे। मैंने आपके घर में 5 गेस्ट भेज दिया तो आप क्या करोगे, लड़ाई पीट करोगे, उसको भगाओगे कि नहीं भगाओगे? यस सर। तो दूर भागेगा तो साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। कोई दिक्कत? नो सर। आइडिया क्लियर? यस सर। देखो ये वाला अब थोड़ा समझने की बात है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग कभी कभार PIG कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज PIG कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ये नया टर्म है, ध्यान से देखिएगा। अंतिम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। गॉट इट? अंतिम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक होती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है ना, कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में? 8 होता है सर, 8। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, ठीक है ना। तो इनर्ट गैस का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट घर में। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। चलो देखता हूं कि आप बच्चे लोग मुझे थोड़ा बताना कि मैं एक Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना बोल रहा हूं आप लोगों को। आप लोग जरा लिख के मुझे बताना तो Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बताइए। आर्गन 4s1 3d10। अच्छा चलो, आपने आर्गन को पकड़ के बोल दिया। आर्गन हाँ, 3d10 ठीक होगा है, सर। एकदम सही बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसको नियॉन के टर्म में मुझे बता सकते हो? नियॉन के टर्म में बताइए। ठीक है, नियॉन 3s2 3p6 4s1 3d10। इलेक्ट्रॉन 3s2 हो गया 12, 3p6 3p6 हो गया 18, ठीक है ना। और 3p6 18 हो गया तो फिर उसके बाद कौन सा? 4s1 4s1 होगा, 4s2 नहीं होगा, है ना। 18 और 1 19, और 19 और 3d10 10 29 होती है 3d10। ये कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर का। कॉपर। बट आपको मालूम है मैंने किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला है? कॉपर प्लस। कॉपर प्लस का। तो मतलब 28 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s1 4s निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बच्चों मुझे एक बात बताना कि थर्ड सेल हो गया आउटर मोस्ट सेल, है ना। यस सर। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है जरा बताना मुझे। 18। 18। ठीक है ना। तो मैं जो चीज बताना चाहता था आपको कि देखो Cu प्लस यदि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 18 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट सेल में बची, जिसको हम लोग बोलते हैं PIG कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। वही सर इसमें बच्चे, सूडो क्यों रखा है? हाँ क्या बेटा बोल रहे हो? और इसमें सूडो क्यों फर्स्ट में है? बस ये वाला इसको इनर्ट बोल रहे थे तो इसको सूडो इनर्ट एक नाम रखा गया है इसका, ठीक है ना। जैसे अच्छा। कि सोडियम यदि Na प्लस बनता है, ध्यान से मुझे बताना, सोडियम का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आता है नियॉन 3s1, और Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? नियॉन के बराबर आ जाएगा। यस सर। नियॉन के बराबर आ जाएगा तो मतलब आपको मालूम है ना कितनी 2s2 2p6, लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका? 8 8 है। तो इसको हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये तो किसी बुक ने आज तक नहीं लिखा है और मैंने भी कहीं आज तक नहीं पढ़ा कि क्यों इसको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बस 18 इलेक्ट्रॉन लास्ट घर में रहता है तो उसको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और यदि 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट घर में रहेगा तो उसको इनर्ट गैस इनर्ट गैस।
sir. कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ओके, दीज आर डिसाइडेड टर्म, आईयूपीएससी ने डिसाइड किया ये सारे टर्म। ओके, अब आगे देखिएगा जो इंपॉर्टेंट टर्म मैं बोलना चाहता हूँ, पीआईजी configuration cations have more polarizing power than inert gas configuration। सर कैसे? अब इसके कैसे में मत जाओ अभी, बस आप एक चीज दिमाग में रखो कि देखो आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में यदि 18 इलेक्ट्रॉन किसी का रहता है ना, तो वो ज्यादा शेप बिगाड़ सकता है किसी का। ओके, इसे कैसे में मत जाओ अभी, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को बाद में पता चलेगी। बस फिलहाल आप इतना दिमाग में रखो कि जिसकी 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रहती है वो ज्यादा शेप बिगाड़ने का टेंडेंसी रखता है। ये कैसे का एक्सप्लेनेशन थोड़ा आप लोगों को हायर लेवल में मिलेगा बाद में। ओके, गॉट इट? यस सर। फिलहाल आप इसको दिमाग में रख लो बच्चा लोग कि पीआईजी कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर कैरी करती है कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन। गॉट इट? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक बात बताना, CuCl एंड NaCl में आपको दिया। ओके, मुझे एक बात बताइएगा, आपको कौन सा ज्यादा आयनिक कंपाउंड लग रहा है, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड लग रहा है? देखो एनायन तो दोनों में सेम। सर NaCl ज्यादा कोवेलेंट है। Sir, CuCl ज्यादा है सर। सर NaCl है सर। कौन सा? सर NaCl इज आयनिक बॉन्ड। सर आयनिक NaCl बॉन्ड ऐसे मत बोलो, मैं पूछ CuCl रहा हम हूं बोल रहे थे कोवैलेंट सर। किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर NaCl में सर। सर CuCl। सर CuCl सर। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, लड़ाई खत्म किया जाए। देखो मैंने क्या बोला, सूडो इनर्ट गैस कैटायन में ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, मतलब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास होता है वो ज्यादा शेप बिगाड़ सकता है। तो कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लाएगा, Cu+ लाएगा कि Na+ लाएगा? Cu+। ठीक है बेटा, क्लियर आपका जो Na बोल रहे थे? यस चलो, तो सर, Cu बट Na का साइज तो छोटा होता है ना सर। बेटे वो नहीं, अब बोला ना मैं, साइज पे मत जाना। यहाँ पे जहाँ पे इनर्ट गैस वाली का सूडो इनर्ट गैस की कहानी आ जाएगी ना, ये समझ लेना कि वो ज्यादा शेप बिगाड़ सकता है। देखो मैं आपको अभी ये डिटेल्स में नहीं ले जाना चाहता, बट मैंने आपको शायद ये वाला बता चुका हूँ कि देखो डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो पुअर शील्डिंग करती है आपको। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, ये तो पढ़ाया हूँ मैं आप लोगों को। आपको मैंने बोला था ना कि डी वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, यस सर। याद आ रहा है? यस है ना? तो बस ये रीजन अभी दिमाग में रखो, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट सेल में है तो डी ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस चार्ज को अच्छा से फिल्टर नहीं कर पाते। तो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसको थोड़ा ज्यादा अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, तो ज्यादा क्या करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट करेगा। गॉट इट? तो आप उस डिटेल्स में मत जाना, मैं जो बता रहा हूँ, यदि आपको दो कैटायन दिख रहा है और उसमें कंपैरिजन की बात आ गई है, तो जिसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट करेगा। कोई दिक्कत आपको? नो एनीबॉडी? नो सर, नो सर। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, सिंपल है, कुछ तो है नहीं, बिना मतलब कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बट इससे क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलो आप सोचो, अब मैं नहीं सोचूंगा, आप सोचो। Ag2S is dash soluble in water than Ag2O, more soluble, less soluble?
अच्छा, वाटर में कौन सॉल्युबल ज्यादा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? इलेक्ट्रोवेलेंट। अरे कौन बोल रहा है कोवेलेंट भाई? क्या हो गया ठाकुर, आप लोग को गड़बड़ हो रहा है क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट? पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कोवेलेंट कंपाउंड? इलेक्ट्रोवेलेंट। पहले इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट। चल जल्दी बता आंसर आप, Ag2S पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा कि Ag2O पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा? Ag2O। Ag2O पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, किसी बच्चे ने आंसर दिया है तो सही आंसर दिया है। देख लो, Ag2S है, Ag2O है, दोनों में कैटायन कौन है? Ag प्लस। कैटायन Yes. तो सेम है ना, कैटायन सेम है। अब हमको मतलब है एनायन से, कैटायन सेम है तो कैटायन को भूल जाओ, एनायन से मतलब रखते हैं। S2 माइनस है और O2 माइनस है। अब बच्चागण मुझे एक बात बताना, O2 माइनस का साइज बड़ा होता है कि H2 माइनस का साइज बड़ा होता है? H2। किसका बड़ा होता है? S2 माइनस का होगा। ऑक्सीजन सल्फर, यस, H2 माइनस का साइज बड़ा है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ी होती है, तो H2 माइनस का साइज बड़ा है, ठीक है ना? तो मतलब क्या है, इसमें मोर कौन सा कैरेक्टर होगा? कोवैलेंट। है ना, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा शेप बिगड़ेगा इसका, तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो बच्चा Ag2S जो है मोर कोवेलेंट होगी, तो Ag2S मोर कोवेलेंट है तो इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन Ag2O। कोई दिक्कत? यदि Ag2S मोर कोवेलेंट है तो ये वाला क्या है, लेस कोवेलेंट है, और लेस कोवेलेंट है तो ज्यादा पानी में सॉल्युबल होगा। एनी प्रॉब्लम? समझ गए स्टूडेंट? Yes sir. चलिए, Yes sir. FeOH whole thrice is dash soluble in water than FeOH whole twice. More soluble, less soluble? मोर। More. सर मोर। चलो देख लेते हैं भैया, अब फिर मुझसे सुनना मत, अभी 4 बात सुना दूंगा, Less होगा। 4 बात बढ़िया से सुन लोगे आप लोग, अभी दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो? FeOH3 में Fe3 प्लस है, FeOH whole twice में Fe2 क्या है? प्लस। Fe2 प्लस है, ठीक है? अब बता दो, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Fe3 प्लस लाएगा कि Fe2 प्लस लाएगा? Fe3 प्लस। Fe3 प्लस। Fe3 प्लस आएगा, तो मोर कोवेलेंट, जब मोर कोवेलेंट रहेगा तो लेस सॉल्युबल होगा कि मोर सॉल्युबल होगा? लेस सॉल्युबल। तो मैं 2 बात सुना लूं आप लोगों को, कोई कष्ट नहीं ना? चलिए देखो, पाजान रूल का तो बहुत एप्लीकेशन है। एक्चुअली पाजान रूल लगा के कहीं ना कहीं कुछ कंपाउंड्स के कलर भी डिटरमाइन किए जाते हैं, बट वो सब हायर एडवांस लेवल सिलेबस है, जिसको मैं इनऑर्गेनिक सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी पार्ट को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, बट करना जरूरी। सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा दूंगा, अच्छी समझ आती है यहाँ पे चीजें। तो बेटा कोई दिक्कत आप लोगों को ये दोनों समझने में कि मैं फिर से रिपीट करूं? बताइएगा। सर कौन हो दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो सब दिक्कत खत्म। रोहित, रोहित यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। नहीं, चलिए आलोक, यस सर। दिक्कत है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट, आप लोग मुझे एक बात बताइएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, आयनिक कंपाउंड का कि कोवेलेंट कंपाउंड का? आयनिक आयनिक का कंपाउंड। सर। आयनिक का ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का ज्यादा होगा कोवेलेंट के कंपैरिजन में, है कि नहीं? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। चलिए मुझे एक बात बताना आप लोग कि ये जो मैंने एरो बनाया है, एरो का मुंडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है यस सर। सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है शायद।
इस तरफ मुझे एक बात बताना, मैं जो पूछूंगा वो बताना बेटा आप लोग, कि इस डायरेक्शन में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते दिख रहा है कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ते दिख रहा है? आयनिक कैरेक्टर सर। आयनिक कैरेक्टर बढ़ते दिख रहा है, कंफर्म? Yes, sir. यस सर। क्योंकि देखो बेटा, ये जो साइज है छोटी है, ये साइज छोटी है, तो ये साइज छोटी है तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ये साइज बड़ी है तो कम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस डायरेक्शन में आयनिक कैरेक्टर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेरी सिंपल ना, कैल्शियम Yes. फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, एरो के डायरेक्शन में कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आयोडाइड आयन की साइज सबसे बड़ी है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीजेस। Decrease. वेरी सिंपल। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। Sir, सबसे ज्यादा CSI का सबसे बड़ा होगा. सीएसआई का सबसे बड़ा मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर Sir, सर melting लेस point सबसे होगा, छोटा होगा. सबसे Sir. लेस होगा, तो सबसे size बड़ा होगा. Sir. पीएसएफ का होगा। अच्छा अच्छा, साइज बड़ा होगा, वेरी गुड, सॉरी सॉरी रोहित, रोहित सही बोला, साइज बड़ा होगा, बट मैं मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? Yes, sir. सीएसएफ। सीएसएफ, आपने तो ये पढ़ा हुआ है ना, सीएसएफ मोस्ट आयनिक कंपाउंड होती है, Yes. मोस्ट आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यही दोनों का सबसे ज्यादा होता है। सीएस का हो गया आपका कितना 0.7 ना, और फ्लोराइड का हो जाता है आपका 4 हो जाता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यही लगता है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड। और पाजान रूल से भी हम पता कर सकते हैं, सीएस सब में सेम है, आयोडाइड की साइज सबसे बड़ी है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, एफ में सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, समझ गए? तो ये हो गया आपका कहानी पाजान रूल का। पाजान रूल के बहुत एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे समय के साथ, पाजान रूल को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसकी बहुत डिटेल्स आप लोगों को मिलेगी इनऑर्गेनिक सेक्शन में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब आते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड में जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वो एक स्पेशल टाइप होती है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होती है। स्पेशल टाइप क्या होता है? इसमें शेयरिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम one side only। बोलने का मतलब, जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो मानो ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होता है, ए एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन लगाता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, निकालते नहीं है, लगाते हैं, ए एक लगाया तो बी भी एक लगाया। बट एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है एक लैंग्वेज में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, शेयरिंग जो होता है ना, सिर्फ एक के तरफ से होता है। बोलने का मतलब क्या है, ए को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बी को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना, एक ही तरफ से आता है। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आता है, मतलब ए ही दोनों इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी गिनेगा, भले शेयरिंग में लगा दिया, पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी गिनेगा, बी ने एक भी नहीं लगाया पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी गिनेगा। ये एरो का डायरेक्शन ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से आ रही है, ये डॉट नहीं दिया रहेगा, जस्ट एरो दिया रहेगा। इसका मतलब आप समझ लेना कि दो इलेक्ट्रॉन आ रही है, वो दोनों ए के तरफ से आ रही है। ओके,
गॉट इट। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कुछ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, एमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये सब एग्जाम्पल है जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। तो मैं आपको पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी दिखाता हूँ। मान लो बच्चा ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। मुझे एक बात बताना कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. 6 होती है ना। ऑक्सीजन 2 6, मतलब इसको और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये फुलफिल हो जाएगा। कार्बन 2 4, इसको Yes, और sir. 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये खुश हो जाएगा। देखिए क्या कहानी होता है यहाँ पे। कार्बन और ऑक्सीजन एक पल के लिए मैं मानता हूं कि चलो आपस में डबल बॉन्ड बनाया, ध्यान से देखना, आपस में डबल बॉन्ड बनाया। तो डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया अपना, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन अपने पास में और कितना बचा के रखा है अभी? 4. 4 बचा के रखा है। अब ये कार्बन भी 2 लगा देगा, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, और कितना अपने पास रखा है? 2 electrons. 2 रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताना मुझे। यस सर। हुआ हो है गया। सर? कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ है? नो सर. नो सर। कार्बन फंस गया। तो ऑक्सीजन बोलता है चिंता मत करो, हम हैं। ऑक्सीजन क्या बोलता है, हम एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम अपने तरफ से लगाते हैं। ओके, बट कार्बन को यह भी चेतावनी दे देता कि अब ऐसा नहीं कि तू अपना मान लेना, ये मेरा भी है। अब गिनो तो, ये जो एक सिंगल एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रही है। आप गिनो तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8. 8 कार्बन के पास कितना है? 8 है सर. तो इस तरह क्या हुआ, शेयरिंग में सिर्फ एक तरफ से शेयरिंग हुई और ऑक्टेट पूरी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल को इस तरह आप बना सकते हैं। गॉट इट? या देखो कभी कल क्या होता है, ऐसे भी सिंपली बना दिया जाता है, सिंपली कभी कल ऐसे भी बना दिया जाता है, ठीक है ना, और इधर दिखा देगा एक हल्का सा प्लस दिखा देगा और इस पे एक हल्का सा माइनस दिखा देगा। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो तुम लोग? देखो ऑक्सीजन को, अच्छा ये फॉर्मल चार्ज वाला कहानी छोड़ दो, ये मैं बाद में पढ़ा दूंगा आप लोग, अभी रहने दो, ठीक है ना, अभी रहने दो। फॉर्मल चार्ज में नेक्स्ट एक कहानी पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा आप लोग। ओके, आप लोग नॉर्मली इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 रहेंगे बचे हुए और इसके पास भी 2 बचे रहेंगे। और साफ यही समझ आ रही है यहाँ पे, कहानी तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि देखो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 तो 5 6 ऑक्सीजन ने लगाया है, ये देख के भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, ये कार्बन तो 5 नहीं ना लगा सकता भैया, कार्बन के 5 है क्या लगाने के लिए, नहीं No, ना, sir. समझ रहे ना। तो ऐसे यदि सिंपली भी कहा कि बुक्स में ऐसे एरो नहीं देगा, वो डायरेक्टली ऐसे 3 बना देगा, आपको पकड़ लेना है कि किधर से कोऑर्डिनेट लगा। ओके, गॉट इट? चलिए यस एक एमोनियम का मैं कहानी बताता हूँ, एमोनियम आयन का। देखो बेटा, आप लोगों ने एमोनिया का तो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था। मान लो Yes, sir. दिस वन इज एमोनिया, ठीक है ना, ये वाला एमोनिया है ना। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रखता है अपने पास में, याद है ना, Yes, sir. As a lone यस pair. सर। लोन पेयर रहता है, वेरी गुड। और हाइड्रोजन एगो एगो लगाता है। ओके, तो ये हो गया एमोनिया। ओके, एमोनियम आयन बेसिकली कैसे बनती है, एमोनिया के साथ H प्लस जुड़ता है, एमोनिया के साथ H प्लस जुड़ता है तो बनती है NH4 प्लस आयन। अच्छा बच्चा मुझे एक बात बताना कि एमोनिया के पास एक्स्ट्रा पेयर है कि नहीं पड़ा हुआ,
है सर। एक्स्ट्रा एक लोन पेयर है, ठीक है ना। एमोनिया के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है जिसको हम लोग डोनर बोलेंगे, ओके। और H प्लस के पास क्या है, लेस ऑफ वन पेयर, है कि नहीं। Yes, sir. हाइड्रोजन के पास कमी है एक पेयर की। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने एक शब्द गलती से बोल दिया, 2 मिनट पहले बोला है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट सुन लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है ना कोई दो के बीच में, मानो ये एमोनिया और H प्लस के बीच में जब बन रहा है, तो एक के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहेगा एक्स्ट्रा, है ना। ये वाला देखो, एमोनिया के पास एक लोन पेयर है ना कम से कम, और जो Yes, sir. दूसरा रहेगा उसके पास एक पेयर की कमी रहेगी, एक लोन पेयर की कमी रहेगी। समझ गए बात को। जिसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा रहता है, ओके, एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए, जिसके पास एक लोन पेयर मिनिमम रहता है उसको हम बोलते हैं डोनर, और जिसके पास एक लोन पेयर की कमी है उसको हम लोग बोलेंगे Accepted. ध्यान देना, एक्सेप्टर बोलेंगे, ओके। तो ये हो गया एमोनिया। अब मानो एक H प्लस आया इसके पास, अब H प्लस तो इलेक्ट्रॉन के मामले में भिखमंगो वाली स्थिति है इसकी, तो ये बोलता है कि भैया दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन, तो बोलता है ठीक है एक काम करते हैं, हम दोनों इलेक्ट्रॉन लगाते हैं कोऑर्डिनेट। तो ऐसे आप एरो मार दिए, ओके। और जो एक पॉजिटिव चार्ज था, एक्चुअली जो चार्ज होती है ना, हम लोग एक इंडिविजुअल एटम पे नहीं दिखाते हैं, जब मॉलिक्यूल बन जाती है ना तो चार्ज हम ओवरऑल मॉलिक्यूल पे दिखा देते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसका मतलब आपको नजर आएगा कि सिर्फ H पे चार्ज, गॉट इट। बट आप ऐसे मत चार्ज दिखाना, आप चार्ज दिखाना कि पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज, तो ये NH4 प्लस बन गई, गॉट इट, अंडरस्टूड। नॉर्मली आप इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, लिखने वाले तो ऐसे भी लिख देते हैं, ओके, गॉट इट, ऐसे प्लस लिख दिया जाता है ऊपर। बट आपको साफ समझ आ रहा है कि NH3 और H है, इलेक्ट्रॉन N की तरफ से ही आया, गॉट इट। चलिए, हाइड्रोनियम आयन का भी देखना चाहते हो क्या, मुझे बताओ तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा। सर वो एक देखो, मान लेते हैं हम ये वाला वाटर है ना, तो वाटर के पास कितने लोन पेयर रहते हैं, 2 रहते हैं। 2 रहते हैं ना। तो एक H प्लस आएगा, उसको क्या करेगा, डोनेट एक प्लस दे देगा, और हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे एक पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे। कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को, No, sir. नहीं ना। चलिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड थी जहां पे शेयरिंग सिर्फ एक टाइप तरफ से होती है। पर दिमाग में एक चीज रखना, चलो इसको होमवर्क बना लेना, यहाँ पे घचपच हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। एक चीज दिमाग में रखना कि एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे क्या होता है, एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का जैसा कैरेक्टर होता है ना, एक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी लगभग वैसा ही कैरेक्टर मिलता जुलता रहता है, ओके। तो कैरेक्टर के सेंस में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवेलेंट में बहुत डिफरेंस होती है, उस प्रकार कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आ जाओ टुवर्ड्स द मेन कहानी। लुईस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है ना। लुईस स्ट्रक्चर को देखिए, लुईस स्ट्रक्चर हम लोगों को एक मॉलिक्यूल में कैसी बॉन्डिंग है उसका एक पिक्चर देता है। जैसे कि मान लो एक पल के लिए मैं मीथेन का लुईस स्ट्रक्चर बनाया, तो मीथेन का ऐसा ही बनेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. नो, इतना तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हो, ओके। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाया, तो मुझे कैसी बॉन्डिंग है कार्बन की उसका एक रफ पिक्चर मिल रहा है कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है कि नहीं?
और लुईस डायग्राम जब भी बनाया जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के ऊपर सारे कहानी को दिखाते हैं और किस तरह ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल पूरा हुआ है उसको हम लोग शो करते हैं। जैसे कि देखो ये कार्बन था तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इसने एक लगाया, इसने एक लगाया, इधर एक लगाया। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि भैया किस तरह इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये कार्बन का किस तरह ऑक्टेट पूरा हो गया, यही ना चेक कर रहे हैं। तो लुईस डायग्राम हम जब बनाते हैं, सॉरी लुईस स्ट्रक्चर एक किसी भी मॉलिक्यूल का बनाते हैं तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि वो चीज किससे किससे बॉन्डेड होगी, ऑक्टेट किस तरह पूरी हुई है, ये सारा पिक्चर हमें लुईस स्ट्रक्चर से पता चलता है। चलिए लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल्स में बनाना सीखेंगे, क्योंकि देखो सिंपल लुईस स्ट्रक्चर तो बनाना आसान होता है, बट कुछ कॉम्प्लेक्स आयन के लुईस स्ट्रक्चर बनाने में बहुत माथामारी। कुछ रूल आप फॉलो करोगे तो लुईस स्ट्रक्चर आप बहुत आराम से बना सकते हो। ओके, बहुत आराम से लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। गॉट इट? हाँ 7:15 कॉल करते हैं, थोड़ा क्लास में होते हैं। हाँ लुईस स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से। लुईस स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, अच्छा बच्चा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे? कार्बन को। कार्बन है ना, क्योंकि कार्बन बीच में, इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल एटम बोलेंगे। गॉट इट? यस। अब देखिएगा, यदि आप ये 4-5 रूल फॉलो कर लोगे ना तो आपकी कोई भी चीज की लुईस स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। हमेशा एक बात आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी आप सेंट्रल एटम नहीं बना सकते हो। कोई बच्चा मुझे रीजन दे सकता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम क्यों नहीं बनाया जा सकता? सर हाइड्रोजन के पास एक ही ये इलेक्ट्रॉन रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला छोड़ दीजिए, आप बताइए। देखो सिंपल भाषा में हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 मतलब इन लोगों को, मतलब एक बॉन्ड बना लेगा, इन लोगों का काम बन जाएगा, है कि नहीं? फ्लोरीन को कितना Yes, sir. इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल करने के लिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। यस Yes, sir. हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन को तो एक ही बॉन्ड बना। बट जो बीच में रहता है, उसको तो बॉन्ड चारों तरफ बनाने हैं ना। यस सर। समझ रहे हो बात को Yes, ना? sir. तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन बीच में कहां से रह सकता है? यदि कोना में रहेगा तो एक बॉन्ड बना, कहानी खत्म उसका। फ्लोरीन का भी एक बॉन्ड बना, कहानी खत्म। तो बीच में कभी नहीं रह सकता वो। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आप कभी भी बीच में नहीं रख सकते। ओके, जिनको नहीं समझ आया होगा समझ आ जाएगी बाद में खुद ब खुद। सोडियम में भी तो एक ही रहता है। हाँ तो सोडियम भी नहीं बनेगा। सोडियम का कहाँ बात होगा? अभी मैं कोवेलेंट बॉन्ड बात होगी बेटा, अभी सोडियम छोड़ दो, ठीक है? ओके, कुछ बोलना चाह रहे हो रोहित? आप बोलोगे कि सर सोडियम भी तो 100% आयनिक नहीं बनाती है, बट ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उसमें होता है, यही सोच रहे हो ना? यस सर। चलिए बेटा, ठीक है, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उसमें होता है ना, तो इसलिए उसको हम लोग ज्यादा आयनिक मान लेते हैं। ओके, जैसे मुझको देखो, मुझ में आपको अच्छा गुण ज्यादा लग रहा है कि बुरा गुण ज्यादा लग रहा है? अच्छा गुण। तो अच्छा गुण। आप मुझको अच्छा आदमी मान लोगे, पर ऐसा बात नहीं है कि अच्छा ही आदमी होंगे। ओके, कम है बुरा गुण तो। चलिए, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। ओके, दूसरा बात, कैन नेवर, ये नेवर शब्द जरूरी है, कैन नेवर। ओके, जो एटम बड़ा होगा उसको हम सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे। अब कोई बता सकता है कि बड़ा वाला को क्यों सेंट्रल सेलेक्ट किया जाता है? तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, सिंपल लॉजिक है यार, देखो नेचर की समझ है ये सब। देखो चलो मैं बताता हूं। मान लो एक छोटा एटम, ठीक है ना, मैं एक छोटा एटम को बीच में लगा दिया,
अब मैं उसके चारों ओर लगा रहा हूं बड़ा बड़ा एटम। तो मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा बड़ा एटम के बीच में रिपल्सन नहीं होने लगेगा बहुत ज्यादा, यस सर। है ना? होगा। होगा। तो उससे अच्छा क्या है, मैं बीच में एक बड़ा एटम ले लूं। जब बीच में बड़ा एटम रहेगा तो साइड साइड में यदि छोटे वाले लगेंगे तो रिपल्सन कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? कम होगा सर। कम होगा ना, सिंपल लॉजिक है ना। तो जो बड़ी एटम होगी उसको हम लोग बीच में लगाएंगे। एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जो एटम ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा उसको बीच में रखोगे, क्योंकि हाथ पैर फैलाना है ना भाई। कार्बन को बीच में रखोगे कि हाइड्रोजन को बीच में रखोगे? कार्बन। कार्बन, क्योंकि कार्बन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? एटम विच इज लेस इन नंबर, ये भी एक चीज दिमाग में रखना कि जो कम रहता है उसको बीच में रखो। जैसे मीथेन है CH4, तो भैया हम कार्बन को बीच में रखते हैं ना, ताकि चारों ओर जो अटपट Yes, चीज है उसको लगा सकते हैं, है कि नहीं? ओके। एंड लास्ट ऑफ ऑल, आप दिमाग में एक चीज और रख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है, ओके, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको सेंट्रल एटम लगाते हैं। अब मुझसे इस बात पे अभी आप लड़ाई मत करने लगना कि कार्बन का तो सर 2.5 होता है और हाइड्रोजन की तो 2.2 आपने पढ़ाई है, तो काहे आप हाइड्रोजन को बीच में नहीं रख रहे हो? पर मैंने आपको ये गुण तो पहले ही दे दिया कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन किसी भी कंडीशन में सेंट्रल एटम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सर नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। ओके, गॉट इट। चलिए आप देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन है मानो, SO3, इसमें किसको सेंट्रल लगाओगे? अब तो आप देखी के बता दोगे, सल्फर। सल्फर को लगाएंगे, ठीक है ना? तो ये 4-5 रूल है जो दिमाग में आपको रखनी है। गॉट इट। तो लुईस स्ट्रक्चर आप लोग बना लोगे ना? चलिए, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लुईस स्ट्रक्चर के साथ। लगाओ दिमाग, देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगाता है। नाइट्रिक एसिड का लुईस स्ट्रक्चर बता सकते हो कैसा होगा? सर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलो सबसे कम है तो मैं उसको बीच में रखता हूँ, मान लिया। ओके, वेरी गुड। और बताइए आगे बेटा। सर और एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दिए, वेरी गुड। और बता, अब बाकी 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या ये सही है कि मैं एक काम करूं, एक ऑक्सीजन इधर लगाऊं क्या बीच में? यस हाँ, सर। यस सर। देखो एक्चुअली लुईस स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब ऐसे ही, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरत होता है तब बनती है। देखो उसका मैं स्केलेटन बना रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपको उसका जो बैकबोन है ना पूरा बना दे रहा हूँ। आप फिर उसके बाद आप मुझे बताना कि दिमाग कैसे लगेगा। देखो कहानी तो इसकी जो पूरी बैकबोन है ना इस तरह रहती है HNO3 की। आप मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन फुलफिलमेंट मुझे आप बताना किस तरह से करेंगे। चलिए मैं नाइट्रोजन को पकड़ के ही सिखाता हूँ चीजों को आपको। नाइट्रोजन के पास, अरे चलो इधर से शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया अपना, तो ऑक्सीजन भी एक लगाया होगा। यस। यस सर। ओके, ये ऑक्सीजन इधर भी एक लगाया होगा। ओके, यस सर। तो ये नाइट्रोजन भी एक यहाँ पे लगाया होगा। ओके, तो ऑक्सीजन ने 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के पास और कितने बचे? 2 लोन पेयर। हाँ, 4 बच गए, ठीक है ना? 2 लोन पेयर। आप मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट पूरा हुआ है? यस। यस सर। ओके, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो 6 का यूज किया है, ठीक है ना? और ऑक्टेट पूरी कर दिया है। ओके, 6 का यूज नहीं किया, मतलब 2 को बॉन्ड में लगाया और 2 लोन पे रखा। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 होते हैं, तो नाइट्रोजन ने 1 लगा दिया। दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, ठीक है ना?
बट ऑक्सीजन क्या बोलता है कि आपने तो नॉर्मली पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता है कि नहीं होता है, यस Yes, sir. पढ़ा है ना। तो ऑक्सीजन बोलता है कि तुम मेरे साथ एक काम करो ना, डबल बॉन्ड बना लो ना, लफड़ा काय करते हो। तो नाइट्रोजन बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लें। ओके, चलो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लिया। तो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन का यूज हो चुका है जरा बताना मुझे। 4 4 का यूज हो गया। ओके, अब ये भी नाइट्रोजन, ये भी ऑक्सीजन बोलता तुम एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ डबल बॉन्ड बना लो ना, ठीक है ना। मान लो डबल बॉन्ड ये बना लिया। ओके, डबल बॉन्ड बना लिया तो आप देखो तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 5 10 हो जाए। 10 हो जाएंगे ना। इधर से भी ऑक्सीजन भी लगाएगा ना बेटा। ओके, यस बॉन्ड बनेगा तो एक लगा रहा तो दूसरा भी लगाएगा ना उधर से, तो 10 हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये कहानी चलेगा? नो सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। ठीक है ना, ये कहानी तो नहीं चलने वाली। ओके, बट ये कहानी चलेगा कि ये देखो इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया, मान लो मैं रेड से ही बना रहा हूँ, कितना बार इंक चेंज करूँ, डबल सर उसके बाद बॉन्ड फिर ऑक्सीजन बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। देख लीजिए। फिर ये डेटी नाइट्रोजन बॉन्ड को बनेगा। एक काम करते हैं, ये नाइट्रोजन को पुश करते हैं पहले, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन को पुश करते हैं। तो ये ऑक्सीजन का 6 होता है ना, तो 2 2 4 और 2 इसने लगा दिया यहाँ पे, मान लिया, ठीक है, गॉट इट। ये 2 लगा हुआ है, ठीक है, साफ दिख नहीं रही है, मैं बना देता हूँ थोड़ा साफ से, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरी हो गई, गॉट इट। अब नाइट्रोजन के पास बचा है कितना, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 2 बचा हुआ है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसके साथ बोलता है मैं डेटी बॉन्ड। कोऑर्डिनेट मारता हूँ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट मार दिया, ठीक है ना। तो आप देखो मैं लिख एरो पे बना दे रहा हूँ, वैसे बनाना नहीं चाहिए मुझे, बट आप गिनिए तो नाइट्रोजन के पास कितना हुआ है, 2, यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8, 8 सर। नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है, यस सर। गॉट इट। ये ऑक्सीजन ने कुछ नहीं लगाया, 2 2 4 2 6 6 का 6 रखा हुआ, 6 2 8 हो गए, कोई दिक्कत, बन गई ना। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, ये ऑक्सीजन की 8 पूरी। बट आप लोग प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस का आप फंस जाओगे, गॉट इट, समझ गए। ओजोन का किस तरह बनाओगे बताओ तो मुझे, O3 ओजोन का, दिमाग लगाइए। सर O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड सर, दोनों में। चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ आपका बात। नहीं सर, फिर ऑक्सीजन का 4 बॉन्ड बन जाएगा बीच वाले का। 8 हो जाएगा। सर एक के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और एक डोनेट करेगा। वेरी गुड, इसका स्केलेटन कुछ इस तरह रहेगा, ये एक ऑक्सीजन हो गया, ओके। एक ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, दूसरे के साथ वो ऐसा डंडी बनाता, मान लेते हैं। चलो मैं आपको फुलफिल करके दिखा देता हूं, 1 2, ठीक है ना, 3 4, दोनों इसी ने दिया मान लो, ठीक है ना। कितने बचे इसके पास, सर एक ही 5 बचेगा। 6, यस सर, 1 लोन पेयर। ठीक है ना। तो कितना हुआ टोटल इसके पास आप, 6 8। सर 8 8 है ना। इधर देखो, इधर 2 लगाया तो 2 आया यस तुम्हारा, सर 8 ठीक है ना, 2 लगाया, ओके। मुझे इसका बताने का जरूरत है क्या, नो सर। बता दे रहे हैं। वैसे 6 था तो देखो 4 रखा और 2 लगाया, इसके कितने हो गए, 8। 8 8। इसने कुछ नहीं लगाया, कितने हैं इसके, 8। 8 ही रखा। तो ओजोन का स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए, कोऑर्डिनेट होता है। देखो नॉर्मली इसको हम लोग इस तरह भी बना देते हैं बेटा, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभी जानते हो क्या, ऐसे करके बना दिया जाता है,
तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते आते हैं, इस पे लिख देगा प्लस और इस पे लिख देगा माइनस, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूंगा बाद में क्यों प्लस माइनस लिखते हैं। चलो हल्का सा बता देता हूँ। देखो इसको देना कितना था, इस बॉन्ड में एक ही देना था ना, है ना। सुनिएगा बात ध्यान से, आवाज आ रही है? यस सर। यस Yes, sir. इसको देना था एक ही ना इस बॉन्ड में, पर दिया कितना, 2। जब 2 दिया तो एक एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो एक एक्स्ट्रा दे रहा है तो हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास थोड़ी कमी हो जा रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव मार देते हैं। और इसको भी एक देना था पर ये देता नहीं है, तो हम मानते हैं कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे हम एक नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं। बट ये जस्ट मतलब समझ लो कि ये एक फॉर्मेलिटी है दिखाना, ये सचमुच का ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लस और माइनस एक मॉलिक्यूल में रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बट ये प्लस माइनस दिखाने का मतलब यही होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, और प्लस जिधर बना हुआ उधर से कोऑर्डिनेट हुआ है, और माइनस जिधर बना हुआ उसके और कोऑर्डिनेट हुआ है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। बट चिंता मत कीजिए, ये डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फॉर्मल चार्ज के बारे में क्या होती है। कैन एनीबडी, अच्छा बनाना बाद में, आयन का नाम है तो बता दे कम से कम। कार्बोनेट आयन। वेरी गुड। कार्बोनेट। चलो अब इसका कैसे बनेगा, आप थोड़ा पेन चलाओ, मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा पेन चलाओ। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। अच्छा 2 माइनस का मतलब क्या होता है, इसका अपना 2 इलेक्ट्रॉन है कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आई है? सर बाहर बाहर से से दो आयन। इलेक्ट्रॉन। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आई है, मतलब आप एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन का बाहर से यूज कर सकते हैं। ओके चलिए बनाइए, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, क्या होगा। देखिए एक काम कर सकता है, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं ना, सॉरी 4 होते हैं ना आउटरमोस्ट सेल में। तो कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड तो बना सकता है ना। मान लो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, एक के साथ सिंगल बनाया, एक के साथ सिंगल बनाया। मैं देखो अब बिना मतलब का डॉट नहीं शो करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाती है तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है ना, शो करने की जरूरत नहीं है मुझे, पक्का वाली बात। यस सर। देखो 1 2 3 4 5 6 होती है ना। ओके, और कार्बन क्या करता है? 2 लगाता है, गिन लो 8 हुए कि नहीं? यस सर। है ना। तो मैं अब नहीं शो करूंगा बिना मतलब का डॉट। ओके आप समझ लेना, मतलब ऑक्सीजन ने भैया डबल बॉन्ड बना लिया तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ओके अब देखिए ये कार्बन ने 2 चलो लगा दिया है, अब यहाँ पे एक लगाया 3 और यहाँ पे एक लगाया 4। आप ये मान रहे हो कि नहीं कि 4 बॉन्ड बन गया तो कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? मानते हो कि नहीं कि भैया ये भी तो एक लगाएगा, ये भी एक लगाएगा ना। ओके बट मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ होगा? नो सर। नहीं। सर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लगा है तो एक आ जाएगा दोनों में। हाँ अभी नहीं हुआ है पूरा, तो अभी इसके पास कितने हैं? एक लगाया है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 6 होती है ना आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन की, यस सर। 2 6। तो देखो एक यहाँ लगा दिया और 5 रखा, 2 3, ठीक है ना, 5, ठीक है ना। गॉट इट, 3 2 5 और 1 6। मैं मान सकता हूँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आई, मान सकता हूँ, कोई दिक्कत? तो इस पे एक माइनस चार्ज आ गई, बाहर से आई तो एक माइनस चार्ज आ गई। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास एक लगाया, 2 3, ठीक है ना, 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बट क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है? गिन लो, 2 2 4 2 6 1 7। ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? बाहर से। बाहर से लेगा। तो हम लोग एक माइनस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? ओके यस सर। अब मैं इसको सिर्फ सिंगल ऐसे दिखा दूं, बिना डॉट लगाए दिखाऊं, तब भी आपको समझ जाना चाहिए। देखो
मैंने 4 बॉन्ड बना दिया, मतलब कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, आपको समझ आ गया। बट ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड बना हुआ, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 7 ही इलेक्ट्रॉन हुआ होगा ना, आपको तो समझ आ रही है ना, है कि यस नहीं? सर। 5 2 7, तो एक एक्स्ट्रा लिया होगा, तो मैं एक माइनस मारूंगा और एक माइनस मारूंगा, समझ जाओगे ना बच्चों ऐसे? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो ये डबल बॉन्ड ऊपर बनी है, तो ये डबल बॉन्ड इधर भी बन सकती है, इस तरह। मैं इधर नहीं बना सकता डबल बॉन्ड, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ोगे, एक रेजोनेंस चीज पढ़ोगे, बाद में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आप चाहोगे तो डबल बॉन्ड इधर भी बना सकते हो, तीनों स्ट्रक्चर सेम ही है। ओके, गॉट इट? बना सकता हूँ कि नहीं 3 तरीके से? यस सर। ये कुछ लुईस स्ट्रक्चर है, ये तो आप बना लोगे आई सपोज, क्योंकि ये जूनियर क्लास में भी आप लोग बनाते हो फॉर्मिक एसिड की। बताइए। सर सी है सेंट्रल एटम, हाँ, ओ के साथ डबल बॉन्ड, ओ के साथ डबल बॉन्ड, सर एक साइड H और एक साइड OH। एक साइड H, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना? ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बना, देखो ऐसे सिंगल बॉन्ड बना तो इसका ड्यूप्लेट पूरा है। ये कार्बन का 1 2 3 4 ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड ऑक्टेट पूरा है। ये ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड बन गया ना, एक इधर डबल बॉन्ड ऑक्टेट पूरी। हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। नो सर। अब ऐसा मत फंसना कि देखो सर, मैं बता दे रहा हूँ, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लगाया, ठीक है ना, बच गए इसके पास कितने? 4 होंगे ना आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4, ठीक है ना? अब ये कार्बन भी एक दिया होगा, ये कार्बन भी एक दिया होगा, तो गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8, है ना? सिंपल है बेटा, बनाना आप लोग खुद समझ जाओगे बनाओगे। ओके, जिनको नहीं समझ आ रहा है उन्होंने क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। बट प्लीज लुईस स्ट्रक्चर बनाने में मत फंसना, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर बनाने में फंसोगे तो बहुत चीजों में फंसोगे। ओके, अब आपकी मर्जी से आप जितने सारे लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाना है आप ट्राई करते रहना होमवर्क में। ओके, ऑक्टेट पूरा करना, ड्यूप्लेट पूरा करना। ओके, अब आ जाओ। अब लुईस का तो नियम जीवन भर तो नहीं है चलने वाला था, 1916 में आया था, तो ऑब्वियस सी बात थी, मॉडिफिकेशन तो कुछ होनी ही थी उसमें, साइंस आगे बढ़ेगा तो लुईस के रूल में कुछ डिफेक्ट पाया गया, बाद में उन डिफेक्ट को दूसरे नियम ठीक किए। चलिए लुईस के नियम में क्या क्या डिफेक्ट है उनको हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, मुझे एक बात बताना, मैं यदि आपसे पूछूं बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो आप मुझे बता सकते हो क्या बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला? BeF2। क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? सर ग्रुप 2 है। ग्रुप 2। वैलेंसी 2 है। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है? 1। 1। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? BCl2। BCl2, है ना? अच्छा, BCl2 ही बोला था क्या आपने? BF2 बोला? F2 बोले थे सर। सर हम Cl2। BCl2। आपको मैं बता दूं कि बेरिलियम क्लोराइड एक कोवेलेंट कैरेक्टर रहती है इस कंपाउंड में, काफी हाई कोवेलेंट कैरेक्टर रहती है, क्योंकि बेरिलियम की साइज छोटी है ना, आप लोग मालूम है ना, बेरिलियम की साइज छोटी है तो भैया Yes, कोवेलेंट sir. कैरेक्टर तो ले ही आएगा। तो बेरिलियम क्लोराइड का यदि मैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो इस तरह बनाऊंगा तो कोई दिक्कत क्या आपको? नहीं ना? No sir. मुझे एक बात बताओ, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 4. 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितना है? तो क्लोरीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो एक बॉन्ड बनाया तो ऑक्टेट पूरा है। ये इसका भी ऑक्टेट पूरा है। पर सेंट्रल एटम का हम लोग देख रहे हैं, इस केस में ऑक्टेट पूरा हुआ है क्या? No sir. बट BeCl2 दुनिया में एग्जिस्ट करता है, करता है। Yes. लुईस का रूल नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पे, बात खत्म। अब ये स्टेबल क्यों है? इसकी
स्टेबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों स्टेबल है, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैं आपको पूछूं तो Al3। अल्युमिनियम क्लोराइड में भी अच्छी खासी कोवेलेंट कैरेक्टर होती है। मैं इसका स्ट्रक्चर यदि बनाऊं तो समवट लाइक दिस। अब मुझे एक बताना कि अल्युमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अभी सेंट्रल एटम? 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं ऑक्टेट पूरा है। ओके, BCl3 भी ऐसी एक कंपाउंड होती है, बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसकी भी ऑक्टेट नहीं पूरी है। तो लुईस का रूल हर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मतलब अक्सर मॉलिक्यूल में लुईस का चलो ठीक है भैया ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, ड्यूप्लेट पूरा हो जा रहा है, स्टेबल है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे लुईस के रूल नहीं चलते हैं, ऑक्टेट पूरी नहीं होती। ओके, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होती है सेंट्रल एटम। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यदि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, इसका कलर कैसा होता बता सकते हो? NO2 का कलर नहीं मालूम? लेड नाइट्रेट को हीट किए थे तो डिकम्पोज किया था तो एक रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकला था, पढ़े थे क्लास 10th में, याद आया? नहीं, NO2 इज अ रेडिश ब्राउन गैस, इंपॉर्टेंट। इसका मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैं नाइट्रोजन को बीच में रखूं कि ऑक्सीजन को बीच में रखूं? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को। मान लीजिए नाइट्रोजन बीच में है, ऑक्सीजन दोनों साइड है, और चलो दोनों ऑक्सीजन को मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, तो नाइट्रोजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचा है क्या ये बॉन्ड बनाने के बाद? अरे यस सर, एक नाइट्रोजन 7 होती है, 2 5, तो यदि उसने 4 लगा दिया तो ये ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा है, समझ आ गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, समझ आ गया। पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? ऑक्टेट मतलब 8, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो NO2 के केस में फ्लॉप होता है ये चीज। यदि आप चाहोगे तो NO का भी स्ट्रक्चर बनाओगे, तो NO का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। मान लो N और O है, ठीक है ना? ऑक्सीजन चलो डबल ही बॉन्ड बनाना चाहता है अक्सर, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, तो जब डबल बॉन्ड बनाया तो अपने पास वो 4 इलेक्ट्रॉन रखा, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 6 होती है ना, तो 4 अपने पास रखा है, 2 लगा दिया यहाँ पे। गॉट इट? नाइट्रोजन ने भी 2 लगाया, और जब 2 लगाया तो नाइट्रोजन के पास कितने बचे? 3 बचेंगे, 5 होते हैं ना। ओके, अब देखिए नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 सॉरी, ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 8, इसकी ऑक्टेट पूरी है। इसके पास कितने हो जा रहे देखो? 7। ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं, नो सर। सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं है। कुछ ऐसे केस है जहां पे सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही है, फिर भी ये सब एग्जिस्ट करती है। NO2 एग्जिस्ट करता है, NO एग्जिस्ट करता है। यस एक्सपेंडेड ऑक्टेट, आपने इस कंपाउंड का नाम सुना है? SF6 होती Yes, है, sir. सल्फर हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट करती है। PCl5, ओके, Yes, sir. अच्छा इसका नाम तो सुना होगा, H2SO4, यस है ना? Sulfuric acid. ये तो सुना होगा। देखो SF6 में दिखा दे रहा हूँ आपको, सल्फर बीच में है भैया, मतलब 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, तो फ्लोरीन का तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है, तो फ्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो जाती है। पर मुझे एक बात बताओ, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12. है ना, 2 6 12, 6 बॉन्ड बनी है, तो भैया 8 ही को चाहिएगा, 12 को हो गया सेंट्रल एटम। PCl5, क्लोरीन को तो सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो चलो 5 क्लोरीन है, चलो 5 क्लोरीन 5 बॉन्ड बना लिया, तो सब क्लोरीन अपना कोर्स है। बट ये फास्फोरस के पास कितने हो गए? 10. एग्जिस्ट करती है।
सल्फ्यूरिक एसिड का वैसे ही बताऊं तो देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। देख लो H2SO4, 4 वो है ना, H2SO4। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 10 10 है? जैसे 10। 12 होगा ना? 1 2 3 4 5 yes sir. कितने? हाँ सर, उसको भूल गए, 12 ठीक है, हुआ। इसको भी गिनना है ना, 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट की भी कहानी है। अच्छा, लुईस ने अपना जो नियम बनाया था वो किस चीज को बेस मान के बनाया था? कि नोबल गैस इनर्ट होती है और दुनिया की हर चीज नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, नोबल गैस के भी कंपाउंड होते हैं, जैसे XeO2F2, Xe, मतलब जेनॉन तो छोड़ दो, जेनॉन बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। XeF4, क्रिप्टन की बनती है KrF2, ये एग्जिस्ट करती है। तो भैया लुईस का रूल तो फेल हो रहा है, काहे कि लुईस तो नोबल गैस को ही बेस माना था। उसने बोला था कि नोबल गैस किसी से कंबाइन नहीं करता, मतलब सब नोबल गैस जैसा बनेगा, सब चलो उसके जैसा बनते हैं। बट आपको बाद में पता चला कि कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जहां पे नोबल गैस के कंपाउंड को बनाया गया। ये सब है, XeO2F2, XeF4, KrF2, ये सब एग्जिस्ट करती है। तब लुईस का तो बेस ही फेल हो गया कि नोबल गैस कंपाउंड बना रहा है तो काहे का थ्योरी नोबल गैस वाला। तो लुईस का ये सब थ्योरी मार खा रहा है। डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, यदि बच्चा मैं मीथेन का शेप बनाऊंगा तो मीथेन का शेप लुईस स्ट्रक्चर से तो नॉर्मली मैं ऐसे ही बना दूंगा ना, 90 डिग्री पे लगा दूंगा सारे हाइड्रोजन को, बट बिल्कुल नहीं, मीथेन का ऐसा शेप होता ही नहीं है। मीथेन पे सारे हाइड्रोजन 109.5 डिग्री पे लगी हुई है, एक एंगल पे लगी हुई है। और जब तक एक प्रॉपर शेप नहीं मालूम चलता है, आप चीजों की स्ट्रक्चर नहीं बता सकते हो। लुईस तो बोल देता है कि जैसे तैसे लगा दो, ऑक्टेट पूरा कर दो, बीच में सेंट्रल एटम लगाओ, चारों ओर लगा दो, जैसे भी ऑक्टेट पूरा करना है, बट नहीं। तो लुईस के स्ट्रक्चर के ये सारी कुछ कमियां थी, जिसके वजह से लुईस का स्ट्रक्चर बहुत सारे मॉलिक्यूल, अक्सर मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को तो वो एक्सप्लेन कर दिया, बट बहुत जगह वो फेल भी हुआ। बट जहां जहां फेल हुआ, वो उन सारे चीज का एक्सप्लेनेशन तो चाहिए कि काहे ऐसे हो रहा है। तो उन सारे चीज का एक्सप्लेनेशन, अलग अलग थ्योरीज आए बाद में जो एक्सप्लेन किया, ओके, कि कैसे भैया, कैसे मतलब सेंट्रल एटम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कैसे 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कैसे 12 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया बाद में। पढ़ेंगे, ये चैप्टर काफी मजेदार होने वाला है वैसे। चलो, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये लुईस का कहानी खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में तो काफी अच्छे अच्छे चीज आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। पर उससे पहले मुझे बता दो कि ये जितने स्ट्रक्चर मैंने 3 दिए हैं अभी, कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर होंगे? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं गिनने आएगा ना, तो आगे की चीज नहीं सीख पाओगे। कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे? सेंट्रल एटम BH4 माइनस है, बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब ये नहीं मालूम होगा तो कैसे? 4 रोहित, और 5 सर। गलती से भी मत बोलो ऐसा बात। 5 होती है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने रहते हैं? 3। 3 रहती है ना। एक माइनस चार्ज है, मतलब क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है सिस्टम में, तो मैं बना सकता हूँ कि नहीं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आई है तो BH4 माइनस है, तो मतलब 4 के साथ बनेगी, है कि? कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर कितने बच्चों? 4 4। 4। लोन पेयर 1
इक्को को नहीं, कहाँ लोन पेयर दिख रहा है भाई? लोन पेयर है क्या जो बॉन्डिंग में यूज नहीं की गई है कोई इलेक्ट्रॉन? नो सर। नहीं ना, ये माइनस साइन में दिया हूं क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आई है बाहर, वो तो पहले से साइन दिया हुआ। ICl2 प्लस, देखो प्लस मतलब मानो कि पूरे सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, और आप मान लो कि वो सेंट्रल एटम से ही निकला, वो आयोडीन से निकला। आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताना तो? हेलोजन है 7। ना, ग्रुप 17, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट यस सेल में, सर। तो एक Yes. इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मैं मानता हूँ 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो भैया चलो 2 क्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लगा दिया, और कितने बच गए इसके पास? 4। कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ रही है ना? आयोडीन के पास 7 होनी चाहिए प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1 लगाया 2 लगाया, ठीक है ना, सॉरी 1 निकल गया तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 लगाया 2 लगाया 3 4 5 6, क्लोरीन भी 1 लगाया, ये भी लगाया 1, ओके, क्लोरीन के पास 7 होती है ना आउटरमोस्ट सेल में, तो 1 लगाया तो और इसके पास 6, तो 6 2 8, इसके भी 6 2 8। समझ आ रही है? कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम पे? So bond pair 2 and lone pair is also 2. स्टूडेंट समझ आ रही है ना? नहीं आ रही है तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। ICl4 माइनस, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर बनाओ आप, तब बनाओ, बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के पास? यदि माइनस है, यदि मैं मान लेता हूँ चलो वही गेन किया, 8 है सर। एक माइनस आया तो उसी ने गेन किया, मान लो 8, तो ठीक है ना। तो आयोडीन को 4 के साथ बॉन्ड बनाना है, गॉट इट, 4 के साथ बॉन्ड बनानी है, और कितने लोन पेयर इसके पास बच जाती है बताओ तो बच्चा? 4 बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो 0 अरे सर, भैया 0 lone pair। 0 लोन पेयर होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग दिमाग लगाओ बच्चा लोग। देखो आयोडीन के पास 7 होना चाहिए, एक माइनस है तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है मान लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ठीक है ना। उसको 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, चल मान लिए 1 2 3 4, 4 क्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन लगाया अपना? 4 हाँ लगाया, 4 लगाया। है ना, तो कितना हाँ बचा सर, इसके पास? 4 बचा, 2 lone pair। 2 लोन पेयर बचा, ठीक है ना। समझ आ रही सबको? यस सर। चलो, तो आयोडीन के पास लोन पेयर कितने हो गए? 2, बॉन्ड पेयर 4। 4। क्लियर सबको? चलिए, एनी स्टूडेंट्स जिनको दिक्कत हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, प्लीज मुझे बोलिएगा। चलिए कुछ सिंपल स्ट्रक्चर के साथ मैं चेक कर ही लेता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यार। चलो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, इसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे बताना तो? सर 4 बॉन्ड पेयर। ये कार्बन है, 4 Cl, सेंट्रल एटम पे पूछ रहा हूँ सिर्फ, इधर उधर वाला नहीं, सेंट्रल एटम पे सारे का हाँ निकल, सर, इसमें कार्बन 4 का बॉन्ड 4 पेयर था होगा। तो 4 लगा दिया, ठीक है ना। तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, गॉट इट। चलिए यस सर। एमोनिया, 1 lone pair, 3 bond pair। कोई दिक्कत है? नो सर। गॉट इट, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। वाटर, 2 lone pair, 2 bond pair। बॉन्ड पेयर 2। ठीक है ना। ऑक्सीजन 1 2 लगा दिया,
3 4 5 6, ठीक है ना, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो कितने 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं ना, और 2 लोन पेयर। लोन पेयर। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ कहानी है, कुछ क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलो, पर नहीं, टाइम नहीं है, छोड़ो, आप लोगों का क्लास शुरू होगा 7 बजे से। क्वेश्चंस मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ओके ओके, Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, 5 क्वेश्चन है, कर लेते हैं ना, कितना टाइम लगेगा, चलो कर ही लेते हैं। Which theory, simple question, which theory can be best understood by the concept of the formation of chlorine molecule? क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता है? लेविस थ्योरी। बट लैंगमुयर, इरविंग लैंगमुयर ने कॉन्सेप्ट दिया था कोवेलेंट बॉन्ड का, याद आया? हाँ सर, Yes, पिछले sir. क्लास में आप बताए थे। चलिए, द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज, All the above. हाँ सर, डी ऑल द the result of sharing of electron each combining atom contribute at least the combining, हाँ चलो, चलिए सर। ए Single A covalent bond. Single. सर सी। कितना सी सर। C2H. पढ़े हो ना? यस सर, Yes, sir. एसिटिलीन है। सर ए loss of 1 electron from neutral atom, gain of 1 electron to neutral atom, न्यूट्रलिटी कुछ नहीं, चार्ज कुछ नहीं, न्यूट्रलिटी ही बता रही है ना, NH4 प्लस ओवरऑल न्यूट्रल ही एटम, समझ रहे हैं बात को ना? लॉस मतलब न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कुछ ऑप्शंस मिसिंग है यहाँ पे, कुछ ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे, है ना? क्योंकि देखो, जब एमोनियम की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, एमोनिया के तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और एक आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेता है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही रहती है, वैसे तो न्यूट्रलिटी ही बताती है, मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, समझ रहे हो ना? चलिए, यस सर। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख लो, होमवर्क में कर लेना। मेडिकल वाला बच्चा लोग है क्या? होमवर्क, होमवर्क नहीं, जल्दी बताओ इसका आंसर। नहीं दे पाए होमवर्क? सर डी होगा शायद। डी डी। complete which of the following molecule has complete octet of the हाँ सर, डी होगा। D सही है, चलो। Ionic bond will be formed between, क्या होगा? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गॉट इट? चलिए चलिए, आप लोग का थोड़ा ज्यादा समय ले लिया मैंने, ये बताओ क्या होगा जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। सर ये कूलम्बिक इंटरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आप Thank you, लोगों sir. की आज so much, sir. मतलब मैथ्स की क्लास है आई सपोज 7:30 से आईआईटी वालों के लिए, और मेंस वाले नीट वाले लोग के लिए 7 बजे से क्लास है ना, 8 बजे से होगी शायद सर मैथ्स। कौन सा टॉपिक आज होगा सर, मतलब कौन से टॉपिक पे मैं नहीं पीवाईक्यू? बता सकता हूँ सर, मैम आप देख लेना ना, 8 बजे आ जाना, ठीक है? चलिए, ओके सर, चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।